गाइस वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि आपके जो फार्माकोलॉजी होती है वो क्या होती है, यानी आपके जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था अपन ने फार्मा का। एक बार फटाफट अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो अपन ने बोला था फार्माकोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलके बनाता है, फार्मेकॉन प्लस लोगोस। फार्मेकॉन का मतलब होता है आपके स्टडी ऑफ द ओवरऑल मतलब होता है, वैसे फार्मेकॉन का मतलब होता है ड्रग्स एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो फार्माकोलॉजी का ओवरऑल मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ द ड्रग्स। देन अपन बोलते हैं अगर ड्रग्स के बारे में, तो ड्रग क्या होती है, तो अपन ने बोला कि ड्रग्स क्या होती हैं, अगर ऐसे केमिकल सब्सटेंस या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको आप प्रिवेंटिव, डायग्नोस्टिक या क्यूरेटिव पर्पज से काम में लेते हो, ऐसे सब्सटेंस को अपन कहते हैं ड्रग्स। देन इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि आपके जो फार्मेकोलॉजी होती है उसके अंदर बहुत सारे, नर्सिंग के अंदर उसका क्या क्या यूज़ है। तो मेजरली अपन ने बोला था कि ये नर्स को क्या हेल्प करते हैं आपको बताने में कि आपको कोई ड्रग है वो कैसे देनी है, यानी कितनी डोज में देनी है और उसको किस रूट से देना है, किस ड्रग के साथ देना है, किस ड्रग के साथ नहीं देना, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी। प्लस अपन ने बोला उसके अलावा और क्या बताता है कि वो ड्रग आपकी बॉडी पे कैसे एक्शन करेगी, आपकी बॉडी उस ड्रग पे कैसे एक्शन करेगी, वो ड्रग आपको कैसे बेनिफिशियल है, किस पर्पज़ में काम में आ रही है। ये सब आपको कौन बताने में हेल्प करता है, फार्मेकोलॉजी बताने में हेल्प करती है। देन उसके बाद अपन ने पढ़ा था इसके अंदर कि आपके ब्रांचेज कौन कौन सी होती हैं। तो अपन ने मेजरली 8-9 ब्रांचेज का नाम लिया था, उसमें भी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने बात किया था फार्मेसी के बारे में। फार्मेसी क्या होता है, तो अपन ने बोला कि ऐसी जगह जहाँ पे आप ड्रग को स्टोर करोगे या किस फॉर्म में आप ड्रग को स्टोर करोगे, तो वो स्टडी करना कहलाता है आपके क्या, फार्मेसी। ठीक है। देन अपन ने पढ़ा था, नेक्स्ट आपका पढ़ा था फार्मेकोग्नोसी, जिसमें अपन ने बोला था कि आपकी जो ड्रग है वो किस सोर्स से देखने को मिल रही है, यानी उसका सोर्स क्या था, वो कहलाता है आपकी क्या, फार्मेकोग्नोसी। देन अपन ने पढ़ा था क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी क्या होती है। देन एक पढ़ा था पोसोलॉजी क्या होती है। तो अपन ने बोला था क्या, डोज अगर आप डिसाइड कर रहे हो किसी ड्रग की तो वो कहलाता है पोसोलॉजी। इसके अलावा और भी पढ़े थे अपन ने, न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एपिडेमियोलॉजिकल, और इसके अलावा एक दो और पढ़े थे अपन ने। ठीक है। तो कुल मिला के वो ब्रांचेज थी अपन में। देन अपन ने पढ़ा था इसके बाद में कि आपके जो ड्रग्स होती हैं उसको अपन मेजरली फार्मेको दो पार्ट में बांटते हैं, फार्मेको काइनेटिक्स एंड फार्मेको डायनामिक्स। काइनेटिक्स में अपन ने पढ़ा था कि आपकी बॉडी ड्रग के ऊपर क्या काम कर रही है, और फार्मेकोडायनेमिक्स के लिए अपन ने बोला था कि ड्रग आपकी बॉडी के ऊपर क्या काम कर रही है, वो स्टडी करना कहलाता है क्या, फार्मेकोडायनेमिक्स। देन अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो अपन बोलते हैं कि आपने पढ़ा उसके बाद कि आपकी जो ड्रग होती है उसके मेजरली जो नाम होता है, नोमेनक्लेचर होता है, वो कैसे होता है। तो उसमें अपन ने 3 मेजर पोर्शन पढ़े थे। एक तो उसका केमिकल नेम होता है, यानी जिस केमिकल से वो मिलके बनी हुई है। दूसरा होता है उसका जेनरिक नेम, जो अपन मेजरली काम में लेते हैं। और इसके अलावा ये क्या होता है, ऑथोराइज्ड होता है नेम। और लास्ट पढ़ा था अपन ने ब्रांड नेम, जो ऑथोराइज तो नहीं होते बट हर एक कंपनी अपना जो ड्रग प्रोडक्ट बना रही है उसका एक नाम रखती है ब्रांड के अकॉर्डिंग, वो कहलाता है आपका ब्रांड नेम। मेजरली एक ड्रग को आप 3 ही नाम से जानते हो, ब्रांड नेम, जेनरिक नेम और उसका केमिकल नेम। देन उसके बाद अपन पढ़ने वाले थे सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में, यानी आपको जो ड्रग मिल रही है उसके सोर्स कौन कौन से होते हैं। तो मेजरली अपन यहाँ पे 2 सोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, प्लांट किंगडम का सोर्स एंड उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम का सोर्स। यानी आपको जो ड्रग है मेजरली आपको 2 सोर्स से देखने को मिलते हैं, कौन कौन से। एक तो आपके जो एक तो आपके जो प्लांट्स होते हैं, यानी जो ड्रग होती है वो मेजरली आपको एक तो प्लांट किंगडम से और एक आपको देखने को मिलती है एनिमल्स से। ठीक है। तो मेजरली अपन बोल सकते हैं कि आपको ड्रग 2 सोर्सेज से मिलती है, या तो प्लांट से मिलती है या एनिमल से मिलती है। इसके अलावा एक और होता है जिसमें अपन सिंथेसाइज करते हैं उनको, यानी आप बोल सकते हो आप खुद से बनाते हो, सिंथेसाइज करते हो, वो भी अपन पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अपन इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात कर लेते हैं, प्लांट किंगडम। तो जो आपके प्लांट्स होते हैं उनको अपन उनकी रूट से लेके उनके, आप बोल सकते हो लीव्स तक, यानी जड़ से लेके उनकी पत्तियों तक, ऑलमोस्ट हर चीज़ को अपन क्या करते हैं, एज ए ड्रग सोर्स यूज में लेते हैं। ठीक है। हर एक पेड़ की नहीं बोल रहे अपन, बट बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके अपन डिफरेंट उनके पार्ट्स को अपन यूज़ लेते हैं एज ए ड्रग सोर्स। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं। आप किसी भी ड्रग का किसी भी प्लांट के एल्केलॉइड्स को, उनके ग्लाइकोसाइड्स को या उनकी गम्स को आप यूज़ ले रहे हो एज ए क्या, ड्रग सोर्स।
यहाँ तक कि जो जो प्लांट किंगडम होता है उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको भी अपन क्या करते हैं एज ए ड्रग सोर्स यूज में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले एल्केलॉइड्स के बारे में। ठीक है, तो नंबर 1 है आपका क्या, एल्केलॉइड। एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, तो एल्केलॉइड्स के लिए अपन बोलते हैं कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, यानी क्रिस्टल के जैसे दिखने वाले वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं जो आपके वाटर के अंदर तो इनसोल्यूबल होते हैं, यानी वाटर में वो सोल्यूबल नहीं होते, जबकि वो अल्कोहल के अंदर क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, यानी आप बोल सकते हो अल्कोहल में वो क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। इनके अंदर अगर आप एग्जाम्पल देना चाहो तो अपन एग्जाम्पल देते हैं आपके मॉर्फिन हो गया, निकोटीन हो गया, एट्रोपिन हो गया, ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं, जेनरिक नेम है। ठीक है, अपन जितने भी नाम पढ़ेंगे ना, आज ध्यान रखना ये बात, जितने भी ड्रग्स के नाम पढ़ेंगे वो कौन से नाम है, जेनरिक नेम है। रेयरली अपन ब्रांड नेम पढ़ेंगे और उससे भी रेयरली अपन उसका केमिकल नेम पढ़ेंगे। देन अपन बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो मॉर्फिन जो होता है एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोल सकते हो डिप्रेसेंट ड्रग्स है, यानी आपके जो नर्वस सिस्टम होती है उसको डिप्रेस करने में काम में आती है। तो वो कहाँ से मिलती है आपको, ओपियम जो प्लांट होता है उससे देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका निकोटीन होता है जो अपन टोबैको वगैरह में यूज़ लेते हैं, उसके लिए वो कहाँ से मिलता है आपको, टोबैको प्लांट जो होता है उससे देखने को मिलता है, तंबाकू जो प्लांट होता है उससे। निकोटीन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो आपके एज ए आप बोल सकते हो नशे वगैरह करने के लिए यूज़ में लेते हैं अपन। ठीक है, एडिक्शन हो जाता है, इससे नहीं लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एट्रोपिन। एट्रोपिन जो होता है वो एट्रोपा बेलेडोना नाम का एक प्लांट होता है, उससे देखने को मिलता है, और ये आपके मेजरली एक आप बोल सकते हो इमरजेंसी ड्रग्स में काउंट होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है हार्ट के कंडीशंस में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ग्लाइकोसाइड्स की। सेकंड नंबर है आपका ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट के ही कुछ फॉर्म्स होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट नेचर के होते हैं, और ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, इनमें एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन डिजिटॉक्सिन, या फिर जिसको अपन डाइजॉक्सिन नाम से भी जानते हैं कॉमनली। तो ये कहाँ से मिलता है आपको, डिजिटेलिस पिरपुरा नाम का एक प्लांट होता है उससे देखने को मिलता है, और ये क्या करता है आपकी हार्ट रेट को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, डिजिटॉक्सिन या डिजॉक्सिन इसको बोलते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं रेजिन्स की। तो रेजिन्स क्या होते हैं, रेजिन्स प्लांट्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं, और इनको अपन ऑक्सीडेशन या फिर पॉलीमराइजेशन, ठीक है, या तो अपन क्या कर रहे हैं उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन या फिर पॉलीमराइजेशन के थ्रू आपको क्या मिलते हैं, किसके, वो भी किसके, ऑयल्स के, यानी जो आपके प्लांट्स के ऑयल होते हैं उनको अपन क्या कर रहे हैं, या तो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं या फिर पॉलीमराइज कर रहे हैं, तो उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको अपन नाम देते हैं रेजिन्स, और इसका एक एग्जांपल है पाइन रेजिन्स। ठीक है, इनका भी अपन ड्रग्स में जब पढ़ेंगे आगे तब बता देंगे आपको कि कौन सी रेजिन पार्ट होता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ऑयल्स की। जो प्लांट के जो ऑयल होते हैं उनको आप एज ए ड्रग सोर्स कहाँ कहाँ से काम में लेते हो, तो आपके जो ऑयल होते हैं मेजरली आपके जो सीड्स होते हैं, यानी जो बीज होते हैं उनसे आपके निकाला जाता है, और इनमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, मेजरली जो आपके ऑयल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं आपके वोलेटाइल ऑयल्स और एक होते हैं आपके फिक्स्ड ऑयल्स। ठीक है, फिक्स्ड ऑयल्स एंड वोलेटाइल ऑयल्स। जो फिक्स्ड ऑयल होते हैं उसका एग्जांपल होता है आपके कोकोनट ऑयल, और ये क्या होते हैं, फिक्स्ड ऑयल का मतलब क्या है, अगर आप इनको ओपन एयर में छोड़ दोगे तो ये आपके वहीं रहेंगे, इवापोरेट नहीं होंगे या उड़ नहीं जाएंगे, तो ऐसे ऑयल्स को अपन बोलते हैं फिक्स्ड ऑयल। और ऐसे ऑयल जिनको अगर आप ओपन एयर में छोड़ देते हो तो इवापोरेट हो जाते हैं, या फिर हीट के थ्रू आपके क्या हो जाते हैं, वो इवापोरेट हो जाते हैं, तो ऐसे ऑयल्स को अपन नाम देते हैं वोलेटाइल ऑयल्स। ठीक है, यानी ऑयल ऑफ पेपरमेंट जो होता है वो, और इसके अलावा क्लोव का जो होता है ऑयल, वो क्या होता है आपके वोलेटाइल ऑयल होते हैं, यानी अगर आप इनको एयर में छोड़ोगे तो ये क्या हो जाएंगे, वेपोराइज्ड हो जाएंगे। और फिक्स्ड ऑयल का एग्जांपल है कोकोनट ऑयल। ठीक है, ये भी आपकी क्या होती हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में होते हैं। अब आप ये मत पूछना कि यहाँ पे आपने बताई नहीं कौन सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये जब अपन पर्टिकुलर ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे तब अपन पढ़ लेंगे। यहाँ अपन सिर्फ सोर्स देख रहे हैं कि कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं प्लांट किंगडम्स में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं गम्स की। ठीक है, गम आपको पता होगा जिसको अपन कॉमनली नाम से जानते हैं, गोंद नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हो, बट कई बार आपने देखा होगा ना कुछ पेड़ होते हैं जिनमें से गोंद जैसा पदार्थ निकलता है, वो क्या होता है आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, किसका, प्लांट्स का। तो उसको भी अपन एज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टी में काम में लेते हैं।
ये जनरली क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। अगर आप केमिकल्स की बात करो गम्स की, तो ये क्या होती हैं, पॉलीसेकेराइड्स होती हैं, और ये कंप्लीटली वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। ठीक है, इसको भी अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। गम्स के अंदर भी एक एग्जांपल बोलते हैं अपन, एक्सिका जो होता है प्लांट, उसके गम्स को अपन मेडिसिनल प्रॉपर्टी में काम में लेते हैं। नेक्स्ट है आपका टेनिन्स। टेनिन क्या होते हैं, तो अपन बोलते हैं कि ये नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन से मिलके बने हुए क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लांट के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, इनको अपन यूज़ में लेते हैं। जो भी आपके बर्न होता है, अगर कोई पेशेंट जल जाता है या कोई पर्सन जल जाता है, तो उसके ऊपर अपन जो आपके बोल सकते हो, जो उसको सेफ्टी के लिए अपन क्या यूज़ में लेते हैं, टेनिन्स को यूज़ में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम के लिए अपन ये बोलते हैं कि जो आपका एनिमल किंगडम होता है उसमें से भी आपको बहुत सारे कुछ केमिकल कंपाउंड्स मिलते हैं, और कुछ अपन क्या करते हैं अलग से अपन आइसोलेट करते हैं, और उनको अपन क्या यूज़ में लेते हैं, आपके ड्रग्स के रूप में यूज़ में लेते हैं। जनरली जो एनिमल्स होते हैं उनसे अपन क्या करते हैं कि आपके जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनसे अपन उनको निकालते हैं। ठीक है, जनरली वो आपके प्रोड्यूस भी करते हैं, और अपन उनको क्या करते हैं, मैनुअली उनको निकालते हैं, नेचुरली वो आपके नहीं अवेलेबल होते। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एनिमल किंगडम्स में अपन क्या क्या कौन कौन से काम में लेते हैं, तो अपन बोलते हैं जो आपके पिग्स होता है, ठीक है, उनमें अपन क्या करते हैं, आपका इंसुलिन जो होता है पिग्स के अंदर जो होता है, इंसुलिन रिलीज होता है, वो अपना जो ह्यूमन इंसुलिन है उसके बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, और वो अपन किस में काम में ले सकते हैं, उसको प्योरीफाई करके, यानी उसमें थोड़े से चेंजेस करके अपन उसको अपने बॉडी के अंदर भी काम में ले सकते हैं। तो अपन वो क्या करते हैं, इंसुलिन काम में लेते हैं। तो इंसुलिन एक तरीके से ड्रग होगी जो अपन ने कहाँ से निकाली, पिग से, या फिर शीप से, या फिर गोट से, या फिर कुछ और एनिमल से। अपन अगर उसके पेनक्रियाज से अपन क्या निकाल रहे हैं, इंसुलिन निकाल रहे हैं, और उसको अपन एज ए ड्रग काम में ले रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का कौन सा एग्जाम्पल हो गया, एनिमल किंगडम की ड्रग्स का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा जो वैक्सीन्स बनती हैं और जो सीरा वगैरह अपन निकालते हैं, वो भी अपन कहाँ से लेते हैं, एनिमल किंगडम से लेते हैं। इसके अलावा जो टिटनस टॉक्सोइड होता है, यानी जो टीटी का जो इंजेक्शन होता है, वो किससे बनता है, हॉर्स के अंदर आपके इंसर्ट करके बनाते हैं अपन। फार्मेकोलॉजी से आपने जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा होगा तब आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स की। तो ये नाम ऑलरेडी आ चुका है। एंटी मीन्स मतलब अगेंस्ट, बायो मीन्स ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनको अपन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करने या फिर उनको मल्टीप्लाई करने से रोकने के लिए अगर काम में ले रहे हैं, तो ऐसे किसी भी सब्सटेंस को अपन क्या नाम देते हैं, एंटीबायोटिक। ये अपन मेजरली काम में लेते हैं किसके लिए, बैक्टीरियाज के लिए। इसके एग्जांपल हैं पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने मिनरल्स भी होते हैं, यानी प्लांट, एनिमल और मिनरल्स, इनके द्वारा आपके क्या होते हैं, कुछ मिनरल भी होते हैं जिनको अपन एज ए ड्रग काम में लेते हैं। तो इसके कॉमन एग्जांपल हैं आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम। ठीक है, अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसके अंदर अपन आयरन के टैबलेट्स, आयरन को एज ए टैबलेट यूज़ लेते हैं। आयोडीन भी अपन एज ए जो सॉल्ट होता है उसमें इंसर्ट करते हैं ताकि आपको थायराइड से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना हो। और कैल्शियम अपने बोन्स के लिए ज़रूरी होता है, तो अपन उनको भी एज ए ड्रग्स के यूज़ में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिंथेटिक ड्रग्स, यानी ऐसी ड्रग्स जिसको आपने क्या किया है, लेबोरेटरी में बनाया, लैब में बनाया, नेचुरली नहीं मिलती वो, आपने उसको क्या किया है, सिंथेसाइज किया है। इसके एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तो एस्पिरिन होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं वो अपन क्या करते हैं, आपके यहाँ बनाते हैं, अपन लैब्स में बनाते हैं। तो अगर सोर्स की बात करें तो अपन ने मेजरली बात किया, आपके 4 सोर्स देखने को मिल रहे हैं, प्लांट, एनिमल, मिनरल्स एंड आपके क्या हो गए, सिंथेसाइज ड्रग्स। प्लांट्स में अपन ने बात किया, आपके प्लांट के अंदर भी एल्केलॉइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, इसके अलावा रेजिन्स हो गए, ऑयल्स हो गए, और आपके क्या हो गए, गम्स हो गई और टेनिन हो गए। ठीक है, ये क्या कहाँ से मिलती हैं, आपके प्लांट से मिलती हैं, और इनसे ही आप क्या बनाते हो, और ड्रग्स बनाते हो। ये अपन ने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं जो आपके आयुर्वेदिक जो आपका मेडिसिनल पार्ट है उसके अंदर आपके मेनली मेडिसिन कहाँ से आती हैं, आपके सारी प्लांट से आती हैं। ठीक है, तो यहाँ जो अपन पढ़ रहे हैं वो जो आपके एलोपैथी है उसके बारे में नहीं, आप यहाँ पढ़ रहे हैं जो आपके जो मॉडर्नली काम में लेते हैं अपन जो ड्रग्स, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अपन ने यहाँ पे इतना ज़्यादा उनको डिटेल में नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट अपने एनिमल थे, तो एनिमल से अपन ने बोला था
कि आप इंसुलिन वगैरह होते हैं वो निकालते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी यूज़ लेते हैं, टीटी वगैरह भी आप कहाँ से लेते हो, एनिमल किंगडम से यूज़ लेते हो। देन था आपका मिनरल किंगडम, यानी जिससे अपन इसमें एग्जांपल दिया था, कुछ मिनरल्स को अपन एज ए क्या काम में लेते हैं, ड्रग्स काम में लेते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया वगैरह। लास्ट था अपना सिंथेसाइज ड्रग, यानी ऐसी ड्रग्स जिनको आप क्या कर रहे हो, केमिकली बना रहे हो, कहाँ पे, लैब के अंदर। ऐसी ड्रग्स क्या कहलाती हैं, आपके सिंथेटिक ड्रग्स। ठीक है, तो ये था आपका सोर्स ऑफ ड्रग्स, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले वाले टॉपिक पे बढ़ लेते हैं अपन फटाफट। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपके रेशनल एंड इरेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ समझा देता हूँ पहले। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होने वाला है, चलिए कोई बात नहीं। एक बार अपन यहाँ पे समझ लेते हैं इसको कि रेशनल एंड इरेशनल यूज ऑफ ड्रग क्या होता है। ठीक है, सो रेशनल का मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा। रेशनल का मतलब क्या होता है, अपन बोलते हैं अगर आप किसी चीज़ के लिए कोई पर्टिकुलर रीजन दे रहे हो, ठीक है, तो वो कहलाता है रेशनलाइज करना, यानी उसका रेशनल देना। और इरेशनल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसके पीछे आप कोई भी पर्टिकुलर रीजन ना हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा रेशनल एंड इरेशनल यूज ऑफ ड्रग का मतलब क्या होता है। तो रेशनल यूज ऑफ ड्रग को अपन क्या बोलते हैं कि अगर आपका कोई भी एक ड्रग है, उसको आप सिर्फ तभी काम में ले रहे हो जब उसकी रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी ऐसी ड्रग्स को अगर आप, जितनी भी ड्रग हैं उनको आप सभी तभी काम में ले रहे हो जब उनकी क्या है, ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे यूज को अपन बोलते हैं रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, यानी आप जो ड्रग दे रहे हो किसी भी पर्सन को, वो कब दे रहे हो, जब उसको उस ड्रग की ज़रूरत है, यानी उसको फालतू में आप नहीं दे रहे हो। और एक होता है आपके इरेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, यानी कि आप क्या कर रहे हो, उस पेशेंट को उस ड्रग की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी अगर आप उसको दे रहे हो वो ड्रग बिना किसी रेशनल के या बिना किसी रिक्वायरमेंट के, तो ये कहलाता है आपका क्या, इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो यही अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं, रेशनल और इरेशनल यूज ऑफ ड्रग क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रेशनल यूज ऑफ ड्रग की। सो रेशनल यूज क्या होता है अकॉर्डिंग टू WHO। रेशनल यूज ऑफ ड्रग का मतलब हो गया कि आप किसी भी मेडिसिन को, यानी रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन मीन्स पेशेंट रिसीव मेडिकेशन अप्रोप्रिएटली टू देयर कंडीशनल या फिर आप बोल सकते हो क्लिनिकल नीड्स इन डोज दैट नीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट फॉर एडिक्वेट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम एट द लोवेस्ट कॉस्ट टू देम एंड देयर कम्युनिटी। यानी कि WHO के अकॉर्डिंग क्या हो गया, रेशनल यूज ऑफ ड्रग का मतलब हो गया कि उनको जब क्लिनिकली उस ड्रग की ज़रूरत है तब उनको वो ड्रग दी जाए, और इतनी ही दी जाए कि वो आपकी जो पेशेंट है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर दे, और उसको उतने ही टाइम तक दी जाए जितने टाइम तक उसको वो ज़रूरी है। प्लस उसके लिए वो क्या होना चाहिए, उसके लिए और कम्युनिटी के लिए वो क्या होनी चाहिए, ड्रग लोवेस्ट कॉस्ट पे होनी चाहिए, यानी उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे यूज़ को अपन अगर बोलते हैं क्या, रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स। कुल मिला के रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग का मतलब क्या होगा, जब आपको उस ड्रग की रिक्वायर्ड है, आप सिर्फ तभी उस ड्रग को यूज़ ले रहे हो, फालतू में उस ड्रग को यूज़ नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो वो कहलाता है क्या, रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। आप कभी भी अगर थोड़े बहुत भी बीमार होते हो, अभी की नहीं पहले की बोल रहा हूँ, जब आप पहले बीमार होते हो तो आपको क्या बोलते हैं, जब भी आप किसी भी क्लिनिक में जाते हो तो आपने कुछ डॉक्टर्स को ऐसे देखा होगा कि आप जैसे ही एंट्री करते हो वो आपके प्रिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि एंटीबायोटिक्स देनी है 7 दिन तक या 3 दिन तक आपको ये दवाई लेनी है। आपको चाहे नॉर्मल पेट दर्द हो रहा हो, नॉर्मली बात है, इतना ज़्यादा आपको ड्रग की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी वो क्या करते हैं, वो ड्रग्स आपको लिख देते हैं। तो ये यूज़ कैसा हो गया ड्रग्स का, इरेशनल यूज़ हो गया। ठीक है, उसको ये भी नहीं पता है आपको बीमारी क्या है, फिर भी उसने क्या लिख दिया, एंटीबायोटिक्स लिख दी 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आपने उसने कुछ भी मल्टीविटामिन डोजेज लिख दी। तो ये सब क्या हो गया, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे और आपकी अपने आप हेल्दी हो जाओगे आप। तो फिर क्या हो गया, आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मेरे को ट्रीटमेंट मिल गया, मैं सही हो गया। ठीक है, जबकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, आप वैसे भी सही हो जाते, आपको इन सब की ज़रूरत नहीं थी। तो ये कहलाता है इरेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स या इरेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। और रेशनल यूज क्या है, आप किसी भी डॉक्टर के पास गए, आपने उसको प्रॉब्लम बताई, डॉक्टर ने इंस्पेक्शन किया आपका, इसके बाद उसने क्या किया, कुछ लैब टेस्ट लिखे, और उसके बाद उसने क्या किया, पर्टिकुलर आपकी डिजीज़ को फाइंड आउट किया, और उसके बाद आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या दी, पर्टिकुलर ड्रग दी। अगर ये सब चीज़ हो रही है तो ये कहलाता है क्या, रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स।
अब इन दोनों के ही कुछ बेनिफिट हैं, कुछ नुकसान हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये चीज़ आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, यानी ऐसा क्यों है कि जब आपको मेडिसिन की ज़रूरत हो आपको तभी लेनी चाहिए। तो अपन बोलते हैं कि जो आपकी ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, सपोज़ कोई खाली जगह मिले तो मैं दिखाता हूँ, हाँ ओके, यहीं देख लेते हैं अपन ये बोलते हैं कि जब आपकी कोई भी ड्रग होती है उसको आप क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी में इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी बॉडी क्या होती है, बहुत ज़्यादा अडेप्टिव नेचर की होती है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आज आपने कोई भी एक ड्रग थी, आपको सर दर्द हो रहा था, आपने सर दर्द की क्या कर ली, एक गोली ले ली, ठीक है। एक गोली में आपने मान लीजिए 200 मिलीग्राम था या 200 mg था, आपने वो एक टेबलेट ले ली, आप तुरंत ठीक हो गए, ठीक है। आपका नॉर्मल सर दर्द था, आपको ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आपने ले ली, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत आपका सर दर्द सही हो गया, आप अच्छे हो गए। देन आपके कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, दोबारा से सर दर्द हुआ, आपने एक टेबलेट वापस ले ली और आपका सर दर्द क्या हो गया, थोड़ा सही हो गया। बट धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, आपकी बॉडी इस पर्टिकुलर एक ड्रग के लिए, यानी आप जो एक गोली ले रहे हो उसके लिए क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंट हो जाएगी। यानी कि अगली बार जब आप वो एक गोली लोगे तो आपकी बॉडी में वो क्या होगी, गोली असर नहीं दिखाएगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1.5 गोली लेनी पड़ेगी या 2 गोलियां लेनी पड़ेंगी, तब आपके वो सर दर्द सही होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी बॉडी क्या कर रही है, उस ड्रग के ऊपर क्या हो रही है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो रही है। प्लस अगर मान लीजिए आपने वो टैबलेट नहीं ली तो आप एक दिन में या फिर आप बोल सकते हो 5-6 घंटे में क्या हो गया, आपका सर दर्द सही हो गया, ठीक है। बट आपने वो ड्रग ले लिया, आपका तुरंत सही हो गया। अब कुछ टाइम बाद, लंबे टाइम तक जब ये चलता रहेगा, तो अगर आपने ड्रग नहीं ली है तो भी आपका सर दर्द होता रहेगा, यानी जब तक आप दवाई नहीं लोगे तब तक आपका सर दर्द होता रहेगा, ठीक है। यानी आप पूरी तरीके से क्या हो चुके हो, ड्रग पे डिपेंड हो चुके हो। आप अगर जब तक ड्रग नहीं लोगे आपका सर दर्द क्या होगा, ठीक नहीं होगा। तो ये क्या कहलाता है, आपका इरेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। आपके नुकसान क्या किया इसने, आपको क्या करना पड़ा, डोज जो है वो बढ़ानी पड़ी, प्लस आपकी बॉडी क्या हो गई, डिपेंडेंट हो गई उस ड्रग के ऊपर पर्टिकुलरली। ऐसा नहीं है हर ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट होती है, बट हर ड्रग का क्या होता है, कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी होती है और आपकी बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है। एक अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, ठीक है। सपोज आपको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, आपका कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट हुआ, आपने क्या किया, आपके डॉक्टर ने एज ए प्रिकॉशन, यानी कि उसको आपको ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी उसने क्या लिख दिया, एंटीबायोटिक लिख दी कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए उससे बचाने के लिए उसने क्या कर दिया, एंटीबायोटिक दे दी। अब एंटीबायोटिक दे दी तो इससे क्या हो गया, अब आपने बॉडी ने आपकी क्या कर लिया, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया उस एंटीबायोटिक के खिलाफ। यानी अगली बार जब आपको सच में इन्फेक्शन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की क्या करनी पड़ेगी, हाई डोज लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि आपका जो ड्रग्स हैं उनको आपको तभी लेना चाहिए जब आपको क्या हो, ज़रूरत हो। आप लोगों ने, अब आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर्स वगैरह या फिर जो भी आप कहीं भी जाते हो तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि पहले डॉक्टर को दिखाओ फिर उसके बाद ही ड्रग लो, ठीक है। आप ऐसे अपनी मर्जी से नहीं लो, भले ही आपको पता हो कि ये ड्रग क्या काम करने वाली है, फिर भी आपको नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि सपोज कीजिए आपका हाफ टेबलेट में सर दर्द सही हो जाता, बल्कि आपने क्या कर दिया, एक टेबलेट लेनी स्टार्ट कर दी, तो आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, एक टेबलेट से हुई। अब आप क्या करोगे, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आप एक टेबलेट लोगे तो भी आपका सर दर्द सही नहीं होगा। अगर आप हाफ टेबलेट ले रहे होते तो हो सकता था, अगर आपके हाफ से नहीं होता तो आप एक से लेते तो मच बेटर था, ठीक है। इरेशनल यूज से तो ज़्यादा ही बेटर था। सेम होता है आपके बैक्टीरिया से रिगार्डिंग, तो कई बार क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है उन बैक्टीरियाज में, या आप बोल सकते हो आपकी बॉडी में, और आपके वो क्या होती हैं, ड्रग काम में नहीं आती और आपको क्या करना पड़ता है, हाई डोज लेनी पड़ती है या फिर कोई नई ड्रग लेनी पड़ती है। तो ये कहलाता है रैशनल एंड इरेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। तो WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देख ली अपन ने। अब अपन देख लेते हैं कि आपका रिक्वायर्ड क्यों है, जो आपका रेशनल यूज ऑफ ड्रग है, यानी सही डोज और सही टाइमिंग के अकॉर्डिंग और सही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको डोज देनी क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि सबसे पहला तो जो रोल होगा वो क्या होगा आपका, अगर आप उसको ड्रग को सही से दे रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो एडिक्वेट इंडिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, ड्रग देनी चाहिए।
अपन पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल क्राइटेरिया, यानी कि आपको जो ड्रग है वो कब कब देनी चाहिए, ठीक है। उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं पहले, फिर बाद में अपन जो अभी डिस्कस कर रहे थे उसको अपन लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं क्राइटेरिया, यानी आप किस क्राइटेरिया पे किसी ड्रग को रेशनल यूज मानोगे, यानी आप किसी ड्रग को दे रहे हो तो वो रेशनल कब तक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, उस ड्रग का पर्टिकुलर इंडिकेशन होना चाहिए, यानी कि आपको ऐसी कोई डिजीज़ होनी चाहिए जिसमें वो ड्रग बेनिफिशियल होती है, ठीक है। तो वो आपका क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, आपकी जो ड्रग है वो क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर एफिशिएंसी में होनी चाहिए, ठीक है। रेशनल, आप उस ड्रग का यूज़ को रेशनल यूज़ कब बोलोगे, जब आपके वो पर्टिकुलर इंडिकेटिव हो, यानी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रखी है जिसमें वो ड्रग काम में आएगी। दूसरा, आप उसको रेशनल कब बोलोगे, जितनी आपको डोज की ज़रूरत है और जितने टाइमिंग के गैप के अंदर ज़रूरत है, उसी टाइमिंग के गैप में और उसी डोज में आपको वो क्या मिल रही है, ड्रग मिल रही है। और जिस तरीके से आपको लेनी है, यानी जिस रूट से लेनी है उसी रूट से आपको मिल रही है, ठीक है। प्लस आपको क्या है, उस ड्रग के बारे में पता है, यानी कि आपको उसकी एफिशिएंसी पता है, यानी वो क्या काम करेगी, उसकी टॉलरेंस कितनी है वो पता है, उसके सॉल्युबिलिटी पता है आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग, तब आप उसको ड्रग को दे रहे हो तो वो कहलाता है रेशनल यूज। इसके अलावा वो किस टाइम के कैसे दी जानी चाहिए, अप्रोप्रिएट डोज में दी जानी चाहिए, अप्रोप्रिएट रूट पे और अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन, यानी टाइमिंग के अकॉर्डिंग, रूट के अकॉर्डिंग और डोज के अकॉर्डिंग एकदम सही होनी चाहिए, तभी आप उसको रेशनल यूज बोलोगे। देन इसके अलावा क्या होगा, आपके जो पेशेंट होगा उसके अंदर कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होना चाहिए उस ड्रग का, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पेशेंट को आपको वो ड्रग नहीं देनी है। यानी एग्जांपल ले लेते हैं, किसी पेशेंट को क्या हो रखा है, हार्ट फेल हो रखा है उसका, ठीक है, यानी उसकी हार्ट रेट ऑलरेडी बहुत कम है और आप उसको अगर डाइजॉक्सिन दोगे तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये क्या हो गया, डाइजॉक्सिन ऐसे पेशेंट में क्या हो गई, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो गई, यानी आप उसको क्या, कॉन्ट्रा मतलब होता है अगेंस्ट या उल्टा, एंड इंडिकेशन मतलब होता है किसी चीज़ को आप इंडिकेट करना या उस ड्रग को देना। तो आपको किसी ड्रग को कब नहीं देना है वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होनी चाहिए वो ड्रग, अगर वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और आपने फिर भी वो दे दी तो वो क्या कहलाएगा, इरेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, रेशनल नहीं होगा वो। देन रेशनल यूज ऑफ ड्रग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट की एडिक्वेट मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी, यानी आपने उसको वो ड्रग दे दी उसके बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि उसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज़ पे नहीं रह पाते हो, यानी आपने उसको सही डोज नहीं दी, सही इंडिकेशन पे नहीं दिया, या फिर उसका आपने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा, आपको नहीं पता पेशेंट के ऊपर वो क्या काम कर रही है, आपने उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थी फिर भी दे दिया, तो ये अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन हो रही है तो ये कहलाता है क्या, इरेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। अब इरेशनल यूज ऑफ ड्रग के नुकसान क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी कुछ नुकसान के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, कुछ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नुकसान है आपका कि किसी भी ड्रग का काम करने का जो एक्शन, रिलीफ ऑफ कोर्स, यानी कि वो ड्रग कितना जल्दी उसको सही कर देगी, उसमें क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, ठीक है। आपको बताया था ना एग्जांपल से कि एक टेबलेट क्या होगी, अब वो सफिशिएंट नहीं है या फिर वो लंबे टाइम तक क्या हो रही है, सरदर्द सही नहीं कर पा रही है, तो ये क्या एक तरीके का डिलेड हो गई है वो, ठीक है। डिलेड या फिर उसकी इनेबिलिटी हो गई है, वो क्या होगी, एबिलिटी जो थी वो सही नहीं रही है। इसके अलावा इरेशनल यूज से क्या होगा, आपको जो ड्रग के साइड इफेक्ट हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपन बोलते हैं जो पैरासीटामोल जो होती है पीसीएम, वो क्या करती है, आपके लीवर को बुरी तरीके से डैमेज करती है, प्लस आपकी किडनी के लिए भी क्या होती है, हार्मफुल होती है। अगर आप बार बार बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, यानी डॉक्टर ने नहीं बोला, फिर भी आप पीसीएम लेते जा रहे हो तो वो क्या करती है, आपके किडनी को और लीवर को डैमेज करती है, ठीक है। इसीलिए उसको अपन क्या करते हैं कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको पीसीएम नहीं लेनी चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि कोई लेता नहीं है प्रिस्क्रिप्शन, पर फिर भी आपको नहीं लेनी चाहिए, वो एक शेड्यूल एच ड्रग होती है। क्या होता है अपन लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल इतना डीप नहीं जाते हैं। अपन ये बोलते हैं कि जो ड्रग होती है उसके, जैसे पीसीएम थी, उसका साइड इफेक्ट क्या था कि वो लीवर और आपके किसको, किडनी को डैमेज कर रही थी। तो अगर आप बार बार यूज़ लोगे इरेशनली तो वो क्या होगा, उसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, और भी बुरा आएगा। इसके अलावा क्या होगा, आपको हॉस्पिटल में ज़्यादा लंबे टाइम तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो पर्टिकुलर ड्रग है वो क्या कर रही है, लंबे टाइम तक काम नहीं कर पा रही है,
ठीक है, आपने वो ड्रग बहुत ज़्यादा यूज़ लिए इसलिए। इसके अलावा क्या होगा, आप हर बार क्या कर रहे हो, पेशेंट को एंटीबायोटिक साथ में दे रहे हो, ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक्स की, फिर भी आप उसको दे रहे हो, तो एंटीबायोटिक्स फ्री की तो आएंगी नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, बिल पे करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ जाएगा किसके ऊपर, पेशेंट के ऊपर। नेक्स्ट अपन बोलते हैं कि आपके जो मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी है, यानी डिजीज रेट और डेथ रेट, वो भी बढ़ती है क्योंकि आपने ड्रग को सही तरीके से यूज़ नहीं लिया है। अगर मान लीजिए आपकी कोई ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आपने वो फिर भी दे दी, तो पेशेंट की डेथ हो सकती है और मोर्टिलिटी जो है वो क्या हो सकती है, अकर हो सकती है। तो ये भी एक साइड इफेक्ट है इरेशनल यूज ऑफ ड्रग का। और लास्ट क्या है, अगर मान लीजिए आप एक डॉक्टर हो, ठीक है, आपको क्या करना है, ड्रग किसी पेशेंट को ड्रग देनी है। अब आप हर बार क्या कर रहे हो, ऐसी ड्रग दे रहे हो जो हर जगह काम आ रही है और बेफालतू में दे रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस कम हो जाता है मेडिकल फील्ड में, आपको ऐसे विश्वास नहीं रहता खुद पे कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर सकता हूँ, ट्रीट कर सकता हूँ। तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी डिक्रीज होता है किसका, मेडिसिनल फील्ड में डॉक्टर का, ठीक है। तो ये था आपका रेशनल एंड इरेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट नोट आता है आपके जनरली 4 नंबर का, रेशनल एंड इरेशनल यूज ऑफ ड्रग, या फिर इन दोनों में से कोई एक पूछ लेता है, या तो रेशनल यूज ऑफ ड्रग पूछ लेता है या इरेशनल यूज ऑफ ड्रग पूछ लेता है। तो आपको ऑलरेडी पता लग चुका है रेशनल यूज ऑफ ड्रग का मतलब क्या था और इरेशनल यूज का मतलब क्या था, ठीक है। अगर आपको इरेशनल पूछता है तो आपको इरेशनल की भी डेफिनेशन सेम लिखनी है। अगर आपको बस ये लिखना है, सेम डेफिनेशन आएगी, बस ये क्या होगी, डज नॉट मीट होगा, ठीक है। यानी कि ये जो चीज़ है ये क्या होगी, आपको फुलफिल नहीं होती है, ठीक है। यानी कि क्या होगा, पेशेंट रिसीव मेडिकेशन इनअप्रोप्रिएटली टू देयर क्लिनिकल नीड्स एंड द ड्रग विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट फॉर एन एडिक्वेट टाइम and it also cost more to the person and community. This type of use of drug is called as irrational use of drugs. तो सेम डेफिनेशन रहेगी WHO की। क्राइटेरिया और आपका क्या होगा, अगर आपका ये सारे जो क्राइटेरिया हैं ये अगर फेल हो रहे हैं, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया भी फेल हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, इरेशनल यूज। यानी आपको यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, यानी इनएडिक्वेट इंडिकेशन, inappropriate drug inefficiency tolerance, inappropriate dose, inappropriate patient with contraindication and inadequate monitoring, अगर ये हो रही है तो ये क्या कहलाता है, irrational use, ठीक है। तो ये आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। देन इम्पैक्ट ऑफ इरेशनल यूज लिख देना है। जनरली 4 नंबर का कई बार ये भी पूछ लेता है, इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, या फिर पूछ लेता है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। तो आपको याद रखना कैसे है, रेशनल मीन्स होता है आपको कोई भी एक तरीके का, आप बोल सकते हो तर्क वितर्क जिसको बोलते हो आप जनरली हिंदी में, या फिर आप बोल सकते हो आप किसी भी रीजन दे रहे हो किसी के खिलाफ, तो उसको क्या कहते हैं अपन, रेशनल देना, यानी रेशनल यूज ऑफ ड्रग। यानी आप ड्रग को क्या कर रहे हो, तभी यूज कर रहे हो जब वो रिक्वायर्ड है, और इरेशनल का मतलब हो गया आप ड्रग को तब यूज कर रहे हो जब वो रिक्वायर्ड भी नहीं है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आज अपन एक बार ओरल रूट के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी अपनी उसमें अपन बाकी के जो रूट होंगे उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेरे को लगता नहीं है बताने की ज़रूरत है। अपन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, ऐसा पासवे या ऐसा पाथवे या ऐसा पैसेज जिसके द्वारा आप किसी भी ड्रग को आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। द पैसेज बाय विच ए ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड टू द पेशेंट इज कॉल्ड द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जनरली आपके बहुत सारे रूट ऑफ ड्रग होते हैं और अपन उनको डिफरेंट पर्पज से काम में लेते हैं, ठीक है। कुछ आपको ऐसे रूट देखने को मिलते हैं जिनमें ड्रग आपकी तुरंत एक्शन दिखाती है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आपका थोड़ा टाइम लगता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उनको भी अपन अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग आपके क्या करते हैं, ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मेजरली जो अपन बात करते हैं, तो मेजरली अपन बोलते हैं आपके रूट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटरल रूट की, यानी ओरल रूट की, ठीक है। इंटरल का मतलब होता है, इंटरल्स का मतलब आपको रिगार्डिंग समझना है जीआईटी के, ठीक है। इंटरल का मतलब होता है जीआईटी, यानी कि आपके अगर ड्रग है वो आप किस रूट के थ्रू ले रहे हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रूट के थ्रू ले रहे हो, तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को अपन क्या कहते हैं, इंटरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ओरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन,
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे नेचुरल और सबसे मोस्ट कॉमनली यूज लिया जाने वाला मेथड कौन सा है आपका, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ओरल रूट के थ्रू अपन मेजरली क्या क्या देते हैं, तो अपन बोलते हैं ओरल रूट के थ्रू आप टेबलेट, कैप्सूल, पाउडर और आपके बोल सकते हो सिरप भी अपन किसके रूट के थ्रू देते हैं, ओरल रूट के थ्रू देते हैं। अब अगर अपन बात करें ओरल रूट, ये अपन एक्चुअली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, बट फिर भी यहाँ पे अपन थोड़ा सा है अपने और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका। ठीक है, तो अपन ये बोलते हैं ओरल रूट जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। ठीक है, यानी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है इस रूट के एडमिनिस्ट्रेशन में, और आपको कोई स्पेशल मेडिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। यानी आपका जो पेशेंट है वो भी खुद से क्या कर सकता है, मेडिसिन ले सकता है। ठीक है, अगर आप प्रोसीजर की बात करो, ओरल रूट के एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर क्या होता है, बहुत सिंपल है, अलग अलग डिपेंड करता है अलग अलग ड्रग के ऊपर। अपन बात कर लेते हैं, अगर आपके टैबलेट है या कैप्सूल है तो उसको अपन कैसे लेते हैं, तो अपन ये बोलते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं, अगर आप दे रहे हो उसको ड्रग तो, या फिर खुद ले रहा है तो भी वो क्या करेगा, अपने माउथ को वाइडली ओपन कर देगा। बेसिकली यहाँ लिखवा नहीं रखा है, मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है, आपके माउथ को ओपन करेंगे अपन, और जो टंग का पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या कर देते हैं, उस ड्रग को अपन क्या कर देते हैं, रख देते हैं। और फिर पेशेंट अगर वाटर के साथ उसको लेना चाहता है तो वाटर के साथ, अगर वो वाटर के साथ नहीं ले सकता तो वो डायरेक्ट अपनी टंग के थ्रू क्या कर लेता है, उसको अपने आप बोल सकते हो ईसोफेगस में इंटर करवा लेता है। ठीक है, ये होता है एक पर्टिकुलर मैनर ड्रग को लेने का। ठीक है, आपको मेरे को नहीं पता आप कहाँ कैसे रूट से लेते हो, बट मेन रूट क्या होता है आपका, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग के ऊपर आपको क्या करना होता है, उसको मेडिसिन को रखना होता है। सिरप के लिए अपन ये बोलते हैं कि सिरप जनरली आप डायरेक्टली ले सकते हो, अवॉइड करते हैं जनरली अपन की आपका जो टीथ है उसके कांटेक्ट में आपका सिरप ना आए। यानी आप माउथ को वाइडली ओपन कराओगे और उसको डायरेक्टली इंसर्ट कर दोगे टंग के ऊपर। ठीक है, और वो फिर बाद में स्वेलो कर लेगा उसको। तो ये होता है मेथड ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंड एडवांटेज की बात करें तो अपन बोलते हैं सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, पेशेंट खुद से ले सकता है बिना किसी सुपरविजन के। ठीक है, यानी किसी भी स्किल्ड पर्सन की या मेडिकल नॉलेज वाले पर्सन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो इकोनॉमिकल रूट है, यानी आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे इस रूट से ड्रग लेने के लिए। अगर अपन डिसएडवांटेज की बात करें तो ये क्या हो गया, आपके जो ड्रग है वो कहाँ से जा रही है, आपके ओरल रूट से जा रही है, देन वो ईसोफेगस में जाएगी, देन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड सो ऑन, तो वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन होगा और वो फिर बाद में ब्लड में आएगी और फिर बाद में पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी। तो इसका एक डिसएडवांटेज क्या हो गया, ये स्लोअर है। ठीक है, यानी कि आपके जो जीआईटी है उससे ड्रग के अब्जॉर्प्शन और एक्शन में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है। अपन ये बोलते हैं कि हाफ आवर से लेके 3 से लेके 4 आवर्स तक उसको लग सकते हैं, किसमें, एक्शन आने में, किसका, ओरल रूट के ड्रग्स का। इसके अलावा जो आपका क्या होता है, ये जो आपका रूट है ओरल रूट, उससे आप इमरजेंसी के दौरान ड्रग्स नहीं दे सकते। इमरजेंसी कंडीशन क्या होती है, अपन ऐसे बोलते हैं ऐसी कंडीशन जिनमें आपका जो पेशेंट है उसको तुरंत मेडिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं इमरजेंसी कंडीशन। तो इमरजेंसी कंडीशन में आप ओरल रूट से ड्रग नहीं दे सकते, क्योंकि इसका क्या है, एक्शन का जो टाइम है वो क्या है, थोड़ा स्लो है। इसके अलावा जो इरिटेंट ड्रग होती हैं, ठीक है, यानी कि ऐसी ड्रग जो आपके जीआईटी सिस्टम को इरिटेट करती हैं, जैसे कि कैफीन जो होता है, यानी जो आप कॉफ़ी पीते हो, या फिर आप बोल सकते हो जो टी के अंदर आपका जो टैफीन जो प्रोडक्ट होता है, केमिकल नेचर होता है उसका, वो भी आपको क्या करता है, आपकी जीआईटी सिस्टम को इरिटेट करता है। तो जनरली अपन बोलते हैं कि कॉफ़ी वगैरह आपको नहीं पीनी चाहिए अगर किसी को जीआईटी से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो। क्यों, क्योंकि वो क्या करती हैं, इरिटेट करती हैं। कुछ ड्रग जीआईटी सिस्टम को इरिटेट करती हैं और उन ड्रग को अपन नहीं दे सकते इस रूट के थ्रू। ठीक है, और अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो, या फिर वो क्या है, मेंटली थोड़ा रिटार्डेड है या अबनॉर्मल है, तो उस कंडीशन में भी अपन उसको वो ड्रग नहीं दे सकते। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर किसी की ओरल सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन में भी अपन उसको इस रूट के थ्रू नहीं दे सकते। चलिए एक रूट और पढ़ लेते हैं, सबलिंगुअल रूट। सब का मतलब होता है आपके जस्ट बिलो द टंग। ठीक है, यानी कि सब का मतलब हो गया बिलो, एंड लिंगुअल का मतलब हो गया आपके टंग, यानी ऐसी मेडिसिन जिनको आप टंग के बिलो इंसर्ट करते हो और उनके थ्रू ही उसका क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। सबलिंगुअल रूट का एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन।
आपकी एक टैबलेट होती हैं जिनको अपन बोलते हैं एनटीजी टैबलेट या नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। ये क्या होती हैं, जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है या एमआई उनको ऑलरेडी आ चुका होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को अपन क्या करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन हमेशा साथ में रखने को बोलते हैं एनटीजी। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको हार्ट एमआई चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर उनको बोल सकते हो उनको ऐसा लगता है कि उनको हार्ट अटैक आने वाला है या एमआई होने वाला है, तो उनको क्या बोलते हैं अपन कि उनको एनटीजी कहाँ कर लेनी है, आपके सबलिंगुअल रूट में इंसर्ट कर लेनी है, यानी जीभ के नीचे रख लेनी है। जीभ के नीचे अगर आपने जीआईटी सिस्टम थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जो लिंगुअल रूट, जो लिंग आपकी जो टंग होती है उसके आसपास जो होता है वो रिच ब्लड सप्लाई होती है, यानी आपके जो कैपिलरी नेटवर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है आपके किसके रूट के अंदर, आपके ब्लड के, या आप बोल सकते हो आपके टंग के अंदर। तो जो अब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है, थोड़ा फास्ट होता है, प्लस स्टेडी अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि पूरी ड्रग एक साथ एडमिनिस्टर हो गई, वो धीरे 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 क्या होती रहती है, एडमिनिस्टर होती रहती है। तो ऐसे रूट को अपन कौन सा रूट बोलते हैं, सबलिंगुअल रूट। ये जनरली इतना ज़्यादा नहीं यूज़ में लिया जाता, सिर्फ और सिर्फ एनटीजी या फिर आप बोल सकते हो मिथाइल टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसके लिए अपन काम में लेते हैं, अदरवाइज जनरली इतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं लिया जाता। इसके एडवांटेज क्या हैं, ये पेशेंट खुद ले सकता है बिना किसी सुपरविजन के, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या होती हैं, थोड़ा फास्ट होती हैं ओरल रूट से, यानी ओरल रूट से थोड़ा जल्दी अब्जॉर्प्शन होता है इनका। और ये क्या है, एक पेनलेस रूट है, यानी किस पेशेंट को बिना किसी दर्द के ये क्या हो सकता है, मिल जाता है, और इकोनॉमिकल भी है, यानी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। तो ये क्या है, आपके इमरजेंसी के अंदर भी अपन, यानी इमरजेंसी जो कंडीशन होती हैं उनके अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, इस ड्रग को अपन, इस रूट को अपन यूज़ नहीं ले सकते। यानी जो आपके अक्यूट एमआई होता है उसके अंदर अपन एनटीजी की टैबलेट किसके थ्रू नहीं दे सकते, सबलिंगुअल रूट के थ्रू नहीं दे सकते, ये अक्यूट एमआई से पहले ही दे सकते हैं अपन। देन इसके अलावा कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है उसमें भी यूज़ नहीं ले सकते अपन, और हर ड्रग को अपन इस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन जो नेजल रूट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा आपका, नेक्स्ट वीडियो, उसमें डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आपके जो पेरेंट्रल रूट हो गया, इंट्रा ओरल रूट हो गया, इसके अलावा इंट्रा रेक्टल हो गया, इंट्रा वेजाइनल हो गया, पेरेंट्रल हो गया, इंट्रा वीनस हो गया, ये सब अपन क्या होते हैं, कैसा बेनिफिट होता है, कैसे कैसे लेते हैं अपन, वो सब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू। आपको अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है, रेशनल एंड इरेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड प्लस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोर्स ऑफ ड्रग में से, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कोई डाउट आता है तो मेरे से पर्सनली पूछ लीजिएगा, और आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मैं आपको बिल्कुल आराम से समझा दूंगा। चलिए आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद।